नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। मेन प्रोविज़न पर आने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। आज तक आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो बात करे ऑर्गेनाइज क्राइम की, लेकिन अब तक कई राज्यों ने लॉज बनाए जो ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करते हैं, जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, जिसे मकोका भी कहा जाता है, जो डील करता है ऑर्गेनाइज क्राइम से। लेकिन नेशनल लेवल पर ऐसा कोई लॉ नहीं बना था जो इससे डील करे। लेकिन अब नए कानून में सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करता है। ये सेक्शंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 111। सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें सबसेक्शन 1 बात करता है डेफिनेशन की और सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 7 में बात की गई है पनिशमेंट के बारे में। सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल अथॉरिटी है जो इंक्लूड करते हैं क्राइम्स लाइक किडनैपिंग, लैंड ग्रैबिंग, रॉबरी और ऐसे क्राइम्स जिसमें तस्करी की जाती हो एक व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जिसमें व्यक्ति अकेला या जॉइंटली किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पर वो काम करे, बाय द यूज़ ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोवर्जन, अनलॉफुल मीन्स। क्यों? टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्हें हम एसेंशियल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। सेकेंड, person shall be a member of organized crime syndicate. Third, by the use of violence, coercion to obtain material benefit. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अकेला या किसी ग्रुप में गैंग का हिस्सा होकर, मतलब उस सिंडिकेट का हिस्सा होकर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करे। एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसका मतलब है ऐसा कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस या कोई भी ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा है और जिसके अंदर एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल की गई हो और प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में कोर्ट ने उस मामले की कॉग्निजेंस, मतलब उस मामले का संज्ञान लिया हो। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है इकोनॉमिक ऑफेंस, जिसके अंदर आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, हवाला ट्रांजैक्शंस एट्सेट्रा। यहाँ हमारा सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट हम इस टेबल से समझेंगे ताकि आपके लिए समझना और उसको याद करना ईजी हो जाए। सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मतलब फांसी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, साथ ही 10 लाख का फाइन। सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी बोलता है इफ़ एनी पर्सन कमिट ऑर्गेनाइज क्राइम इन एनी अदर केस, उस केस में पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, यानी जेल होगी 5 साल की, जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और साथ ही 5 लाख का फाइन। सबसेक्शन 3 बात करता है अगर कोई व्यक्ति अबेट, कंस्पायर करे, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाए ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करने के लिए, तो उस केस में 5 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 लाख का फाइन। सबसेक्शन 4 बात करता है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट अगर हो तो उस केस में 5 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 लाख फाइन। सबसेक्शन 5 बात करता है अगर कोई व्यक्ति हार्बर और कंसील करता है किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर को। हार्बर का मतलब है किसी से छुपाना, पुलिस या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसको छुपाना, तो उस केस में मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम फाइन 5 लाख हो सकता है। सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति पजेस करता है कोई प्रॉपर्टी और कोई प्रोसीड्स जो उस
ऑर्गेनाइज क्राइम की प्रॉपर्टी की हो तो उस केस में भी उसको 3 साल की इम्प्रिजमेंट प्लस 5 लाख फाइन पे करना होगा।